आज हम आपके साथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जैसे कि अभी देखिएगा हम लोग आपको कितने अच्छे से समझाएंगे कि सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन में क्या अंतर होता है, और यहाँ पे यहाँ फैलो लैंड, उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहीं पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो इस डायग्राम में जो है कंपैरिजन किया गया है लैंड यूज़ का 1960-61 और 2014-15 का। और इसमें देखिए जो लैंड है उसका जो है अलग अलग यूटिलाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपको 9 कैटेगरी दी गई है। फॉरेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, परमानेंट पेस्चर, एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड क्रॉप्स, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो, नेट सोन एरिया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या समझना है। एक तो मतलब जानना है लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि जो ज़मीन है उसका कैसे कैसे यूज़ होता है। उसके बाद लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसको जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। फॉरेस्ट, ठीक है, कि कितनी ज़मीन जो है वो आपको फॉरेस्ट कवर के अंदर है, कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। उसके बाद लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो बैरन और वेस्टलैंड हो गया, या फिर ऐसे लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज के लिए लगे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद जो है आपका थर्ड कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में 3 कैटेगरी आती है। क्या क्या? परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर मिसलिनियस यानी कि ट्रीज, क्रॉप्स एंड क्रॉप्स। और तीसरा जो है कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसका मतलब कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे 5 साल से खेती, मतलब 5 साल से ज़्यादा जो है वो खेती नहीं हुई हो, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हो गया। अभी हमने यहाँ पे देखा क्या क्या, फॉरेस्ट, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, और उसके बाद आपका हो गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तीसरा चौथा कैटेगरी हो गया फैलो लैंड। फैलो लैंड में अगेन आपका 2 इसमें कैटेगराइजेशन है। एक जहाँ पे खेती 1 साल से कम से नहीं हुई है उसको बोलते हैं करंट फैलो, ठीक है। और जो 1 साल से 5 साल के बीच में उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि करंट फैलो क्या होता है, अदर देन करंट फैलो क्या होता है, और कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है। तो जहाँ 5 साल से ज़्यादा जो है अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। जहाँ पे 1 साल से कम खेती नहीं हुई है, ठीक है, उसको करंट फैलो बोलते हैं। और 1 से 5 साल वाले को अदर देन करंट फैलो बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपका जो है नेट सोन एरिया, कि कितने एरिया पे जो है वो खेती की गई है। अब ये जब आप डेफिनेशन समझ गए तो आपको अच्छे तरीके से जो है ये समझ में आएगा। और ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ है, ठीक है। तो देखिए मतलब दोनों में आपको दिख रहा है क्या कि जो नेट सोन एरिया है वो लगभग सेम ही है। पहले 45.26% था और यहाँ पे देखिए वो 45.5% हो गया है, ठीक है। तो उसमें उतना कोई मतलब बदलाव नहीं आया है। फॉरेस्ट एरिया में देखिए आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। ब्लू से फॉरेस्ट एरिया दिखाया गया है कि पहले जो है आपका 18.11% था और बहुत ज़्यादा जो है वो जंगल काटा जाता था। फिर बाद में आपको पता है कि आपको 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। 1988 में जो है फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया, ठीक है। ऐसे तो स्टार्टिंग में 1952 में पहली पॉलिसी आई थी, लेकिन उतना जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। यही रीज़न है कि जो है फॉरेस्ट देखिए 1960-61 में जो है 18.11% हो गया था। लेकिन ये दोनों जो है 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया और 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उसका नतीजा है कि जो 2014-15 में जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ के 23.33% हो गया है।
उसके बाद जो आपका बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है वो देखिए वो 12% था, उसमें गिरावट देखने को मिली है, 5.5% हुआ है। उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, मतलब जो एरिया जो है स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए था वो पहले 4.95% था, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, 8.7% हुआ है। फिर आपका जो एरिया परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड था जानवरों के लिए, तो वो 4.71% था, वो घटा है, 3.3% हुआ है। फिर जो मिसलिनियस ट्री क्रॉप से क्रॉप का था वो 1.5 था, तो वो घट के 1% हो गया है। जो आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब ऐसी ज़मीन जो कि 5 साल से ज़्यादा जहाँ पे खेती नहीं हुई है, वो 6.23% था, उसमें गिरावट देखने को मिला 4%। उसके बाद जो फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, ये हमने बताया है अदर देन करंट फैलो, एक साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम, तो वहाँ वो 3.5% था, वो मोटा मोटी सेम रह गया है। और जो आपका लास्ट है करंट फैलो, जहाँ पे एक साल से खेती नहीं हुई है, वो 3.73% से बढ़ के 4.9% हो गया है। मतलब जो सबसे बड़ा अगर बदलाव हम देखते हैं कहाँ पे, वो आपको फॉरेस्ट एरिया में देखते हैं। उसका कारण क्या रहा, मैंने आपको बताया ही कि बहुत तेज़ी के साथ जो है जंगल को काटा जा रहा था और राज्य स्तर पे जो है बहुत तेज़ी के साथ ये काम हो रहा था। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जब देखी कि ओ भाई साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। उसके बाद 1988 में और एक मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी आई। उसके बाद जो है ये चीज़ थमा है, ठीक है। और ये आपका जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, ठीक है, उसमें आपको जो है गिरावट देखने को मिला, वो 12% से जो है वो 5.5% हो गया है। और साथ ही साथ जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है, तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, स्कूल्स हो गए, पोर्ट हो गए, ठीक है, इस वजह से जो आपका एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है, इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है, वो 4.9% से जो है आपका 8.7% हुआ है। तो ये चेंजेस देखने को मिले हैं और यहीं पे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ना। जो एसएसटी जो काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो करेंगे तो आपको जो है उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको फिर मज़ा आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोग देख लिए लैंड यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ एक मतलब क्लासिफिकेशन बताया गया है इंडिया का कि इंडिया में जो है ना आपको 43%, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है प्लेन जहाँ पे खेती होती है और इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो है प्लेन है। उसके बाद आपका 30% जो है वो माउंटेनस इलाका है और 27% जो है आपका वो प्लेट्यू है जहाँ से आपको मिनरल ये सब मिलता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो है वो क्लासिफिकेशन जो है आपको दिया गया है, ठीक है। माउंटेन आपको पता है कि सोर्सेज ऑफ रिवर्स है। चलिए ये जो हम बेसिक बात कर लिए, अब वहाँ पे एक टर्म बताया गया है, जैसे हम लोग ये देख लिए लैंड यूटिलाइजेशन और कैसे कैसे जो है क्या बदलाव होता है, लैंड यूज पैटर्न हम लोग समझ लिए। अब लैंड डिग्रेडेशन एक टर्म इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या होता है कि जो लैंड की फर्टिलिटी है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, उसमें गिरावट आना। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो इसरो का रिपोर्ट आया 2021 में, इसरो की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में जो 30% लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है और 30% जो है डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, सॉइल इरोजन जो अभी हम डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें कि आपका जो सॉइल का जो अलग अलग लेयर होता है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग आपको ये देखिए सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है कि जो सॉइल का टॉप लेयर होता है उसका इरोजन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर। तो सॉइल इरोजन जो है वो मेन फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। इसके अलावा तो और भी रीजन है, क्लाइमेट चेंज है, माइनिंग है, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग है। मतलब आपको जो है ना कि अगर ये लैंड डिग्रेडेशन है तो आपको मेन रीजन जो है लैंड डिग्रेडेशन का क्या है, सॉइल इरोजन है, ठीक है। और सॉइल का ये 4 लेयर होता है, टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, उसके बाद सब सॉइल वेदर रॉक्स एंड सिल्ट क्ले से बनता है,
सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल और ये अनवेदर पेरेंट बेड रॉक होता है। इसमें देखिए इस डायग्राम को अगर आप समझेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। हालांकि ये जो है क्लास 10 में नहीं है, ये चीज़ जो है क्लास 8 से लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा कि जैसे पेरेंट रॉक हो गया कि किस रॉक से वो बन रहा है सॉइल जो है, क्या वो इग्नियस रॉक से है या सेडिमेंट्री से है। फिर क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर, क्या वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, लैटेराइट सॉइल, ठीक है। और उसके बाद ऐसा सॉइल जिसका कनेक्शन वोल्केनो से है, ठीक है, वोल्केनो से जो रिलेटेड है, वो आपको जो है ब्लैक सॉइल जो है वो वोल्केनो से जो है आपको कनेक्शन उसका मिलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, इसके अलावा टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, फ्लोरा फौना, ठीक है, और रिलीफ, हाइट कितना है, स्लोप कैसा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। इसको हम लोग कवर करेंगे, है ना। और ये 4 अलग अलग लेयर जो है मतलब सॉइल का बताया गया है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है, जो लैंड डिग्रेडेशन है जिसमें डिक्रीज इन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड देखा जाता है, इसमें सॉइल इरोजन जो है ये मेन फैक्टर है लैंड डिग्रेड होने का। इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और कुछ कुछ रीजन है, लेकिन मेन जो फैक्टर है वो सॉइल इरोजन का यही सब है। साथ ही साथ ये आगे पीछे दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में फैक्टर्स बताया गया है लैंड डिग्रेडेशन के और फिर बाद में सॉइल इरोजन के, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों के जो रीजन है वो सेम ही है, ठीक है। मतलब मेन मेड फैक्टर्स भी हैं और आपको जो है नेचुरल फैक्टर भी है। तो मेन मेड फैक्टर क्या हो गया कि जैसे कहीं माइनिंग हो रही है, क्वेरिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सॉइल है वो डिग्रेड होता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ ज़्यादा मिनरल मिलता है। तो अपना झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, आपको पता है कि यहाँ पे कोयला, आयरन और एल्युमिनियम ये सब ज़्यादा मिलता है, खासकर जो आपका कोयला का जैसे हो गया, ठीक है, माइंस। तो यहाँ इसके वजह से जो है सॉइल का इरोजन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी प्लेन वाले जगह में जो है ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद ओवर इरिगेशन, साथ ही साथ ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इसके वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से बिना ट्रीट किए हुए जो है वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सेम थिंग गोज विथ डोमेस्टिक वेस्ट टू। तो ये जो अनट्रीटेड वेस्ट आते हैं इंडस्ट्री से और मतलब डोमेस्टिक से, ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। अगर नेचुरल फैक्टर की बात करें तो विंड इरोजन, ये खासकर आपके जो सूखा इलाका है, एरिड और सेमी एरिड इलाके में। फिर वाटर, ठीक है, वाटर इरोजन भी होता है, अभी हम उसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो ये आगे पीछे करके दिया है कि पहले आपको लैंड डिग्रेडेशन बताया गया है, फिर टाइप्स ऑफ मतलब सॉइल बताया गया और बाद में फिर आपको सॉइल इरोजन का फैक्टर बताया गया। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया ही कि जो लैंड की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती है उसमें मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, सॉइल इरोजन रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम रीजन आपको मिलेगा, मैनमेड रीजन और नेचुरल रीजन, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कि मतलब जो इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन है, वो बढ़ने से पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में किस टाइप के सॉइल आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल आपको बताया गया है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस हो गया, आपका एलुवियल हो गया, रेड एंड येलो हो गया, ब्लैक हो गया, लैटराइट हो गया, एरिड हो गया, ये टाइप बताया गया है। और यहाँ पे मैप दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको मैप तो मस्ट है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि जो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल देखिए यहाँ पे ये नदर्न प्लेन में दिख रहा है, इधर ब्रह्मपुत्र प्लेटू में दिख रहा है, तो एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। साथ ही साथ इधर गोदावरी कावेरी बेसिन में भी आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो ये जो है इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, साथ ही साथ आपको गोदावरी कृष्णा कावेरी बेसिन में आपको मिलता है। और ये क्योंकि रिवर्स की वजह से है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप क्या क्या है? दो टाइप है आपका खादर, जिसको न्यू एलुवियम भी बोलते हैं, और बांगर जो कि ओल्ड एलुवियम है। जो न्यू एलुवियम है सॉइल, ये राइस, शुगर केन, ये सब के खेती के लिए बढ़िया है। और जो ओल्ड है ये वीट और मस्टर्ड के लिए बढ़िया है, वीट मस्टर्ड ग्राम के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज़ देखिएगा, वो 10th क्लास में थोड़ा गड़बड़ दे दिया है कि जो एलुवियल सॉइल है वो किस में रिच होता है, तो वहाँ पे पोटास के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड भी लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो रिच होता है ये पोटास में होता है, एसिड में होता है, लाइम में होता है, लेकिन इसमें डेफिशिएंट क्या होता है? और इंडिया का जो मैक्सिमम सॉइल है उसमें आपको यही कमी मिलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, ठीक है। इसीलिए जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं NPK, ठीक है, उसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो है मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको एलुवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, मतलब आपको मैक्सिमम जो है ये कमी आपको जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि एलुवियल सॉइल जो है ये इंडिया में 43%, परसेंटेज तो नहीं दिया हुआ है अभी वाले बुक में, लेकिन मतलब ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ ये कैसे डिपॉजिट होता है, जो नदियां हैं वो अपने साथ बहा के लाती हैं, तो आपको जो है ये मिलता है। और साथ ही साथ जो है ये देखिए एक्सटेंड भी हुआ है, ये नैरो लाइन से इधर भी एक्सटेंड गया हुआ है, ठीक है। इधर तो है ही, इधर ब्रह्मपुत्र बेसिन है, फिर इधर गोदावरी बेसिन में है। और ये जो है किस में रिच होता है? ये दो टाइप का होता है, खादर और बांगर। खादर जो है ये न्यू, हर साल ये नई मिट्टी आती है नदियों के साथ बह के, राइस शुगर केन में जो है रिच यहाँ पे ग्रो करने के लिए बढ़िया है। जबकि बांगर जो है ये ओल्ड एलुवियम है। और ये रिच किस में होता है? ये रिच होता है आपको पोटास और उसके बाद लाइम में, ठीक है ना, ये एसिड नहीं है, ठीक है, पोटास और लाइम में, ठीक है। जबकि डेफिशिएंट किस में होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में, ठीक है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसका कुछ और भी नाम है, जैसे दुआर, चोस, तराई, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि दुआर, चोस, तराई जो है ये मतलब यहाँ पे कौन सा सॉइल जो है मतलब ज़्यादा मिलता है? तो आपको जो है एलुवियल सॉइल जो है मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ये फर्टाइल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है ये ब्लैक सॉइल का है। झारखंड के भी कुछ पार्ट में जो है ब्लैक सॉइल पाया जाता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी पाया जाता है। और मैंने जैसे बताया ना कि जो ब्लैक सॉइल है इसका कनेक्शन किससे है? वोल्केनो से, ठीक है। मतलब जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि जब गोंडवाना लैंड से टूट के, ठीक है, जब गोंडवाना लैंड से टूट के इंडिया जो है मूव कर रहा था, यूरेशिया से टकरा रहा था, तो वो यूनियन अफ्रीका के यूनियन आइलैंड से होके गुजरता है, और वोल्केनो जो है मतलब होता है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें एक खास क्वालिटी क्या है कि सेल्फ प्लफिंग होता है ना, इसमें पोर्स रहते हैं, इसको रेगुल भी बोलते हैं। और इसमें सेल्फ प्लफिंग कॉटन का मतलब सेल्फ प्लफिंग जो है क्वालिटी इसमें पाया जाता है। और ये कॉटन ग्रो करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव में पूछते भी हैं कि वो कौन सा सॉइल है जिसमें सेल्फ प्लफिंग क्वालिटी खुद जो है सींचने का जो है क्वालिटी है। तो ये आपका जो है ब्लैक सॉइल में है। और रिच किस में रहता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम में। अगेन जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम जो आपको सॉइल है इंडिया में वो डेफिशिएंट होती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो एलुवियल सॉइल हो गया 43%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है रेड एंड येलो सॉइल 18.5%, ठीक है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड एंड येलो, यहाँ दिख रहा है रेड एंड येलो, इधर दिख रहा है रेड एंड येलो, ठीक है, फिर इधर साइड में है। तो 18.5% में आपको रेड एंड येलो मिलता है। ये कैसा एरिया है? एरियाज ऑफ रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन, और इसमें जो है डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, ठीक है। हालांकि जो ये बोथ रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल दोनों जो है खेती के लिए उतना बढ़िया नहीं रहता है यारों, ठीक है, उतना ये सूटेबल नहीं होता है। और जहाँ ये हाइड्रेटेड होता है वहाँ येलो फॉर्म होता है, यहाँ पे आयरन ओर का जो है बहुलता रहता है। फिर आप देखेंगे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको जो है कहाँ कहाँ मिलेगा लेटराइट सॉइल? तो लेटराइट सॉइल आपको मतलब ये ज़्यादा नहीं है, 5% के आसपास ही मतलब आपको मिलता है। इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ इलाके में जो है मतलब मैक्सिमम आपको एलुवियल हुआ, फिर रेड एंड येलो हुआ, फिर ब्लैक सॉइल हुआ, फिर मोटा मोटी लेटराइट, एराइड ये सब 5-5%, और सबसे मतलब फॉरेस्ट सॉइल इससे कहीं ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका लैटिन में वर्ड लेटर होता है, और ये ऐसे एरिया में मिलता है जहाँ हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है, और इसके चलते जो इसके मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट है उसका लीचिंग हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। ये टी और कॉफ़ी ग्रो करने के लिए बढ़िया रहता है। और जो लेड लेटराइट है वहाँ पे काजू होता है, ठीक है, रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास, ठीक है। इसके अलावा दो और सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल मतलब देखिए नंबर 1 पे हो गया आपका, नंबर 1 पे आपका हो गया एलुवियल सॉइल, परसेंटेज के हिसाब से 43% है। नंबर 2 पे आपका हो गया रेड एंड येलो सॉइल, ये आपका 18.5% है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लैक सॉइल है 15%। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, ये लगभग 9% के आसपास है दोस्तों। और बाकी जो लेटराइट और एरिड सॉइल है वो लगभग बराबर है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है आपको पता ही है, ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है, जो आपको जो ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है। और इसमें भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगा कि जो लो लैंड है, ठीक है, जो लो लैंड है वहाँ पे सॉइल लोमी एंड सिल्टी होगा, और अपर में जो है कोस्ट ग्रेन होगा। बाकी जहाँ ये आपका जो हिमालयाज है वहाँ पे स्नो कवर्ड होगा, ठीक है, और लो ह्यूमस कंटेंट इसमें रहता है। एरिड सॉइल आपको पता है जो शुष्क मतलब जगह है, यहाँ देखिए जो येलो पोर्शन है वही आपका राजस्थान वाला इलाका, ठीक है, जहाँ बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। सैंडी इन नेचर एंड सलाइन इन नेचर, लोअर ओरिजिन में इसका कंकर होता है, ये मॉइस्चर और ह्यूमस इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को जो है दोस्तों कवर कर लिया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे जो आपको बताए थे। देखिए यहाँ पे जो है गली इरोजन देखने को मिल रहा है, ये चंबल वैली जो कभी अपने डाकुओं के लिए फेमस था, ठीक है। और एक होता है आपका सीट इरोजन, जब वाटर जो है मतलब बस आपका टॉप लेयर बर्बाद कर देता है, ठीक है, जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होती है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, वहाँ पे आपको सीट इरोजन जो है वो देखने को मिलता है। ये दोनों जो है आपको लास्ट में मतलब बताया गया है, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन लास्ट में आपको बताया गया है, ठीक है। चंबल में आपका गली इरोजन हो गया, और राजस्थान गुजरात वाली जगह में सीट इरोजन हो गया। विंड मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए क्या सॉल्यूशन, अगेन जो है ये क्लास 8 से लिया गया है, इसलिए क्योंकि आपको जो है हम समझा सके कि चाहे सॉइल इरोजन हो या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो, मतलब एक चीज़ आप समझिए ना कि जो आपको प्रॉब्लम बताया गया है क्या कारण है, सॉइल इरोजन का और मतलब लैंड डिग्रेडेशन का, अगर हम इस प्रॉब्लम पे वर्कआउट कर दें तो बात बन जाएगी। जैसे ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है इंडस्ट्री से और डोमेस्टिक वेस्ट को बिना
इंडस्ट्रियल वेस्ट को और डोमेस्टिक वेस्ट को बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज किया जा रहा है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपका वाटर इरोजन इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, पेड़ कटने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल के कटने से प्रॉब्लम है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रीज़ हैं वो मल्टीपल काम करते हैं। जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो मिट्टी को बांधे रखती है ना। तो अगर डिफॉरेस्टेशन से प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन, है ना। तो अब प्रॉब्लम हम लोग तो जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसका सॉल्यूशन जो है बढ़िया तरीके से जो है 8th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है। जैसे मल्चिंग हो गया, बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, इससे सॉइल मॉइस्चर बनता है। काउंटर बैरियर्स, स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर, ट्रेंचेस मेड करते हैं। रॉक डैम, इसके अलावा जो पहाड़ी एरिया यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, इससे भी जो है मदद मिलती है। फिर इंटर क्रॉपिंग, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो होता है ना, क्रॉप ग्रो करने से जो है काफ़ी मदद मिलती है। एग्रो फॉरेस्ट्री, जो एडवांस मतलब टेक्निक है क्रॉपिंग के, है ना, ट्रेडिशनल टेक्निक को छोड़ के इंटर क्रॉपिंग करें, एग्रो फॉरेस्ट्री करें, उससे मदद मिलती है। काउंटर प्लफिंग, हिल्स पे जो है काउंटर प्लफिंग भी जो है स्लोप के जस्ट पैरेलल जो है काउंटर प्लफिंग करने से जो है वाटर का जो इरोजन रुकता है। शेल्टर बेल्ट, जो कोस्टल और ड्राई रीजन है वहाँ पे ट्रीज लगाने से जो है विंड मूवमेंट जो है वो रुकता है। तो ये जो है दोस्तों क्लास 8 से लिया गया है, बहुत अच्छे से जो है ना यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हम लोग जो है सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, और सॉइल इरोजन रुकेगा तो अपने आप जो है लैंड डिग्रेडेशन जो है वो भी कंट्रोल होगा यार। ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरलिंकिंग मैंने आपको बताया है कि सॉइल इरोजन इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उसको जरूर से देखें। थैंक यू।